हेलो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले आईआरएफसी का आईपीओ आता है। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये कंपनी आती है। तो आईपीओ में जो एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत अच्छा मुनाफा मिले, वैसा मुनाफा नहीं मिला है। आईआरएफसी के जो इन्वेस्टर्स है, वैसे उनको डिविडेंड जरूर मिला है, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स है क्या करे आईपीओ के बाद। बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में समझेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट डेटा जो एज एन इन्वेस्टर आपको हमको सबको जानने चाहिए, वो सब चीजों के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपने या आपके फैमिली मेंबर्स ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो फ्री में डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है दोस्तों। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये एक एनबीएफसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। देखिए, आपको हमको लोन चाहिए तो हम शायद एचडीएफसी के पास जा सकते हैं, एलआईसी हाउसिंग के पास जा सकते हैं, बजाज फाइनेंस के पास, मुथूट फाइनेंस के पास, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के पास, एलएनटी फाइनेंस के पास। तो ये सब जो कंपनीज है ये आपको हमको लोन देती है, लेकिन आईआरएफसी जो है वो आपको हमको लोन नहीं देती है। वो किसको पैसा देती है? सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही देती है। ये देखिए दूसरा पॉइंट, डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म। मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या जो रेल मंत्रालय है उनको पैसा चाहिए तो वो आईआरएफसी को वो संपर्क करेंगे दोस्तों। तो ये चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना, उसके बाद ये सब टर्म्स का बार बार प्रयोग होगा। देखिए, फाइनेंसिंग एंड एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स। अगर दोस्तों आप में से कोई रेलवे में काम करता है तो जरूर थम्स अप कीजिए, और इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी बताइए। देखिए, रोलिंग स्टॉक एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि वैगन हो गया, लोकोमोटिव हो गया, डब्बे हो गए। तो ये सब जो एसेट्स हैं रेलवे के एसेट है, तो उसको फाइनेंस चाहिए तो वो आईआरएफसी करती है दोस्तों। फिर लीज देती है। देखिए, लीज ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स, तो यहां लीजिंग का भी काम है, और लेंडिंग करती है। अगर कोई भी दूसरे काम के लिए पैसा चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को तो आईआरएफसी का काम है दोस्तों। ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये एयूएम भी है। देखिए, लीज से 53% पैसा मिलता है, लोन्स जो दूसरी पीएसयू कंपनीज है थोड़ा बहुत पैसा वहां से मिलता है, और जो प्रोजेक्ट एसेट्स है, जो रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, वहां से 44% पैसा यहां पर इनको मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि जब हम एनबीएफसी की बात कर रहे हैं तो एनबीएफसी में बहुत जरूरी है समझना, देखना कि उनकी रेटिंग क्या है। तो रेटिंग बहुत ही ज्यादा यहां पर आपको अचंभित करने वाली है। देखिए, लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल की, क्रिसिल ट्रिपल ए, इकरा ट्रिपल ए, केयर ट्रिपल ए है, जो कि बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है। जी हाँ, बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है। शॉर्ट टर्म रेटिंग देखिए, क्रिसिल A1+, इकरा A1+, और केयर की जो रेटिंग है केयर A1+। यहां पर भी मैं लिख दूं दोस्तों, ये बी का मतलब मैं यहां पर बेस्ट लिखता हूं दोस्तों। ये बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है। और ये तो चलिए भारत की रेटिंग एजेंसीज है। बाहर की रेटिंग एजेंसीज देखिए, मूडीज Baa3, स्टैंडर्ड एंड पुअर BBB3, फिर फिच BBB3, और जापानीज क्रेडिट BBB+। अब यहां पर कुछ बी देख के आपको शायद कुछ डाउट्स हो, लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यही रेटिंग सॉवरन रेटिंग है। मतलब भारत की जो रेटिंग है वही रेटिंग आईआरएफसी को मिली हुई है। मतलब रेटिंग उतनी ही स्ट्रांग है दोस्तों कि आपको जो भारत की गवर्नमेंट को, भारत को जो रेटिंग है उस हिसाब से आईआरएफसी को रेटिंग है। तो इसको बिल्कुल ही स्ट्रांग कहा जाएगा। आईआरएफसी में डिफॉल्ट होने का मतलब है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होना, जो कि न के बराबर है दोस्तों। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए कैसे ग्रोथ हुआ है एयूएम का। 3 सालों में लगभग 27% एयूएम, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना जो पैसा जो मैनेज कर रहे हैं, 27% ग्रो हुआ है। नेट वर्थ आप देखिए, 3,27,343 मिलियन की इसकी नेट वर्थ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 9.31 है, रिटर्न ऑन एसेट 1% के आसपास है। चूंकि एनबीएफसी है तो डेट रहेगा ही, तो डेट यहां पर खासा है, वो तो रहेगा ही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.06 है।
और देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जनरली जब हम बैंक्स को या एनबीएफसी को जब हम रिसर्च करते हैं तो 3-4% हो तो ज्यादा हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एनआईएम कम है, जिसको हमको आपको जरूर जानना चाहिए। बहुत ज्यादा एनआईएम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस भी ऐसा है कि जहां पर एनआईएम बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लो रिस्क बिजनेस है। और जब हम लो रिस्क बिजनेस की बात करते हैं और जब बैंक्स एनबीएफसी की बात करते हैं तो एनपीओ को समझना बहुत जरूरी है, ग्रॉस एनपीए। तो एनपीए यहां पर नील है दोस्तों। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो किस बैंक ने रिटर्न ज्यादा नहीं दिया है? जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इसमें थोड़ा बहुत एसबीआई को हम यहाँ छोड़ भी सकते हैं, दूसरी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्यों? क्योंकि उनका एनपीए बहुत ज्यादा था। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, उन्होंने क्यों इतना अच्छा रिटर्न दिया है? क्योंकि उनका एनपीए बहुत कम था। और यहां पर हम एनपीए ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे हैं, एनपीए जीरो की बात कर रहे हैं। एनपीए है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही जो भी पैसा है वहीं से ही आने का है, तो उसको आप देखिए। लेकिन हाँ, एनआईएम कम है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। रेटिंग पर ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग है। जो भारत की रेटिंग है उसके बराबर की इसको रेटिंग है। टैक्स लायबिलिटी कंपनी की 0 है, नेट गियरिंग रेशियो 7.86 है, सीआरएआर जो है वो 433% है दोस्तों। अब आप आईआरएफसी के इन्वेस्टर है तो बिजनेस के बारे में भी समझना होगा। स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है रेलवे को फाइनेंस करने में। देखिए रेलवे का ये बोरोइंग आर्म है दोस्तों, तो ये चीज को आपको समझना है। कॉम्पिटेटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, देखिए रेलवे को पैसा चाहिए तो वो जरूर कोशिश करेगी कि उनको कम से कम भाव में उनको बाजार से पैसा मिले। तो आईआरएफसी की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि कम से कम भाव में उनको पैसा मिल जाता है, और उसके लिए जो हाई क्रेडिट रेटिंग है, इसीलिए ये सब पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए, क्रेडिट रेटिंग वाले पॉइंट। तो क्रेडिट रेटिंग चूंकि उनकी हाई है तो पैसा भी उनको मार्केट से बहुत कम रेट में मिल जाता है दोस्तों। टैक्सेबल, टैक्स फ्री बॉन्ड्स आते रहते हैं। मुझे याद है कभी भी इनके जो बॉन्ड्स आते हैं तो बहुत जल्दी इनके जो बॉन्ड्स है वो भी सब्सक्राइब हो जाते हैं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमारे रहे हुए हैं। लो रिस्क बिजनेस मॉडल है, नील जो ग्रॉस एनपीए है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर डिटेल में हमने डिस्कस किया था। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन लोगों की जो बोरोइंग होती है तो वो चीज को है बताया है। कॉन्सिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। देखिए नेट प्रॉफिट जो है 26% जो है सीएजीआर के हिसाब से ये इंक्रीज हुआ है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा एयूएम भी जो है 26.8% से इंक्रीज हुआ था। सीनियर मैनेजमेंट टीम है, मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आईआरएफसी में काम करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या? आपने तो यहाँ पर स्टॉक रख लिया है अपने डीमेट अकाउंट में, तो आपके साथ कुछ और भी क्या ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अकाउंट में पैसा या जो आईआरएफसी का स्टॉक रखा हुआ है? तो उनके बारे में भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपके साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिन्होंने आईआरएफसी में अप्लाई किया हुआ है। देखिए आईपीओ 4600 करोड़ के आसपास था, और आईपीओ से पहले पहली बार किसी पीएसयू आईपीओ में एंकर लिस्ट थी। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो सब। तो वहां से आईआरएफसी ने 1390 करोड़ रुपीस इतने रेज किए थे। और देखिए टोटल 31 एंकर इन्वेस्टर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। और देखिए टोटल 31 में आप देख सकते हैं 4 बड़ी जो भारत की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने, और 20 स्कीम्स ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था। आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टर है तो आपने इन सब फंड्स के बारे में सुना होगा। एचडीएफसी इक्विटी, चलिए अभी इसका नाम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया है, उन्होंने किया था। निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, और बाकी भी ऐसे। ये तो बड़े बड़े इन लोगों ने तो बड़ा स्टेक लिया था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। एचडीएफसी की दूसरी स्कीम, निपॉन की दूसरी स्कीम, इन्वेस्को की दूसरी स्कीम ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अप्रोक्सीमेटली 17% यहाँ पर स्टेक लिया। मतलब ये जो 1390 करोड़ का ऑलमोस्ट 17% उसकी बात कर रहे हैं। मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? और ज्यादा समझते हैं और ज्यादा डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 9 महीने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये देखिए, ये 2019 के अप्रैल से दिसंबर, और ये है 2020 का अप्रैल से दिसंबर।
रेवेन्यू जो है देखिए 1,00,000 करोड़ से 1,13,000 करोड़ बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 25,525 करोड़ से 29,962 करोड़ हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी देखिए आप देख सकते हैं बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं बढ़ा है। और देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट पूरा सेम है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी इनकी निल है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये दोनों पॉइंट। तो प्रॉफिट भी जो आप देख सकते हैं वो भी बढ़ा है 25,374 करोड़ से 29,335 करोड़ दोस्तों। और इनकम भी जो है हमको दिख रही है ये बढ़ी है IRFC की। तो दोस्तों IRFC का महत्व तब तक रहेगा जब तक रेलवे को पैसे की जरूरत है। देखिए रेलवे को बजट से पैसा मिलता है, जो खुद के जो जनरेटेड फंड्स हैं, जैसे आप टिकट लेते हैं या फिर जो लोकोमोटिव्स चलती है वहां से पैसा मिलता है। फिर IRFC ही है जहां से बड़ा पैसा उनको मिलता है दोस्तों। और देखिए बजट में तो चलिए ठीक है, बजट तो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन IRFC के केस में आप देख सकते हैं कि IRFC की भूमिका और ज्यादा बढ़ रही है। देखिए 19% तक वो पैसा जो था रेज कर रहा था 5 साल पहले, जो कि अब 45% रेज कर रहा है। तो रेलवे को जब तक पैसों की जरूरत है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर विकास करना है तो फिर पैसों की जरूरत तो है ही रेलवेज को, तो IRFC की जरूरत रहेगी। बजट से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, रेलवे का जो इंटरनल है वो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन IRFC की भूमिका रहेगी। लेकिन आपको बिजनेस चूंकि है, बिजनेस का रिस्क भी समझना है। IRFC को आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये रीजन भी ये है क्योंकि ऐसी कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, जैसे IRCTC है, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे अभी रेलटेल का भी अभी IPO चल रहा है, तो उसको भी आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है कंपेयर कर पाना। तो IRFC को भी आप NBFC में HDFC हो गया या मुथूट हो गया या चोलामंडलम हो गया, उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर बैंक के साथ भी हम आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए IRFC को जब हम कंपेयर करते हैं, वो समझना दोस्तों। यहाँ पर जो रिस्क है उसको भी आपको जानना है। डेट में तो हमने देखा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इक्विटी मार्केट की अपनी भी रिस्क होती है, उसको समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं या बड़े रिसर्च हाउस यहाँ पर अगर टारगेट को उनके एनालिसिस के हिसाब से टारगेट को अपग्रेड करते हैं तो स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है अगर ये डाउनग्रेड होता है। तो इसीलिए कम से कम 2-3 क्वार्टर तक यहाँ पर इसके रिजल्ट को और जो ब्रोकरेजेस है उनके रिपोर्ट को समझना जानना बहुत जरूरी है। अभी तो IPO आया ही है, तो अभी नई रिपोर्ट्स नहीं आई है, नए टारगेट्स तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेटा थे जो हमको लगता है आपको जरूर यूजफुल लगे होंगे दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।